इससे पहले मैंने विश्व इतिहास के अंतर्गत एक लेक्चर डाल चुके हैं और यह मेरा दूसरा लेक्चर होगा। और विश्व इतिहास के मात्र 10 लेक्चर है। 10 लेक्चर में आपको विश्व इतिहास पूरा समाप्त हो जाएगा। और बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में 2 से 3 मार्क्स फिक्स है। तो आइए दूसरा लेक्चर होगा। इसमें जानते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुआ था। 18वीं सदी कहने का मतलब है 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच के जो कालखंड आता है 1701, 1702, 1799 तक, उसको हम 18वीं सदी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में 2023 चल रहा है, तो 2023 से 2099 तक का जो काल होता है उसे 21वीं सदी के अंतर्गत आता है। जो हम लोग अभी हैं वह 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में इंग्लैंड से हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई। कौन सदी में हुआ? 18वीं सदी में हुई। औद्योगिक क्रांति में उत्पादन के संसाधन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे नए नए उद्योग धंधे लगने लगे हैं। यानी औद्योगिक क्रांति में उत्पादन के संसाधन में काफ़ी वृद्धि हुई। जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई ना, तब उत्पादन के संसाधन में काफ़ी वृद्धि हुई और जिससे नए नए उद्योग धंधे होने लगे हैं। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण क्या था? तो आइए कारण को देखते हैं। इंग्लैंड में उपनिवेश अधिक थे, जहाँ से इंग्लैंड को लोहा, कोयला आसानी से मिल जाता था। इंग्लैंड अपने उपनिवेश से ही कच्चा माल प्राप्त कर लेता था। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए जिससे कि उद्योग बढ़ा, जैसे कि फ्लाइंग शटल, स्पिन जेनी नामक यंत्र, सूत काटना, धागा बनाना का कार्य आसान कर दिया था। और चौथा है कि इंग्लैंड किसी भी युद्ध में उतना ही पड़ता था जिससे कि उसका व्यापारिक हित मिल सके। इंग्लैंड किसी भी युद्ध में उतना ही पड़ता था जिससे कि उसका व्यापारिक हित मिल सके। इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास धन की कमी नहीं था, जिस कारण उद्योग बढ़ते गए। इंग्लैंड को बाजारों के रूप में एवं उनके अपने ही उपनिवेश थे। उपरोक्त कारणों से ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। उस समय इंग्लैंड को विश्व का उद्योग शाखा कहा जाता था। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, देखते हैं औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव: कच्चा माल, सस्ता श्रम, बाजार के लिए यूरोपीय देशों में नए नए उपनिवेश बनाने की होड़ लगी थी। कृषि प्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई थी। नए नए यंत्र बनाने की होड़ लग गई थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान बने यंत्र को देखते हैं। सूत काटने के लिए फ्लाइंग शटल, स्पिन जेनी, वाहर क्रेन तथा म्यूल जैसे यंत्र की खोज हो गई थी। इसी क्रांति के दौरान स्टीमर, रेल इंजन तथा सिलाई मशीन की खोज हुई थी। औद्योगिक क्रांति को लाभ को देखते हैं अब। लोगों की जीवन शैली तथा उत्पादन में वृद्धि आई। जब औद्योगिक क्रांति आई ना, तो उसमें लोगों की जीवन शैली, रहन सहन तथा उत्पादन में वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। अब देखते हैं औद्योगिक क्रांति की हानि। समाज में नैतिकता का पतन हो गया था। समाज में नैतिकता का पतन हो गया था। छोटे किसानों का अंत हो गया था। गृह व्यवसाय यानी कुटीर उद्योग का अंत हो गया था। समाज 2 वर्गों में बट गया था, पूंजीपति तथा श्रमिक। औद्योगिक क्रांति के प्रसार: औद्योगिक क्रांति का विस्तार जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका होते हुए पूरे विश्व में फैल गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति की विस्तार कहाँ कहाँ फैला? जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका होते हुए पूरे विश्व में फैल गया था। औद्योगिक क्रांति से सर्वाधिक लाभ कपड़ा उद्योग को हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति से सर्वाधिक लाभ किसको हुआ है? सर्वाधिक लाभ कपड़ा उद्योग को हुआ। औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड
का प्रतिनिधि औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिनिधि जर्मनी था। क्वेश्चन पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिनिधि कौन था? जर्मनी था, जिस कारण इंग्लैंड तथा जर्मनी हमेशा विवाद होता रहता था। यही कारण प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया था। यही विवाद प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया था। यह हुआ औद्योगिक क्रांति। अब देखते हैं इंग्लैंड की क्रांति। आइए देखते हैं इंग्लैंड की क्रांति। बात की जाए तो इंग्लैंड की क्रांति, यह क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड की क्रांति की शुरुआत 1688 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि इंग्लैंड की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1688। इंग्लैंड की क्रांति की शुरुआत 1688 में हुआ था। इंग्लैंड की क्रांति को शांतिपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति तथा ग्लोरियस क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की क्रांति में रक्त का एक बूंद भी नहीं बहा था। इसलिए इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति या श्वेतहीन क्रांति या शांतिपूर्ण क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति या ग्लोरियस क्रांति भी कहा जाता है। किस क्रांति में रक्त का एक भी बूंद नहीं बहा था? वह हो जाएगा 1688 का इंग्लैंड की क्रांति। और इंग्लैंड की क्रांति को अन्य नाम ऐसे कि शांतिपूर्ण क्रांति, गौरवमय क्रांति, रक्तहीन क्रांति, ग्लोरियस क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं। 11वीं सदी में राजा हेनरी फर्स्ट ने सलाहकारों का एक परिषद यानी मंत्री परिषद का गठन किया था, जिसे क्यूरिया रेजिस कहा गया। और सन 1215 ईस्वी में राजा जॉन के नीतियों से असंतुष्ट होकर सामंतों ने एक घोषणा पत्र यानी मैग्ना कार्टा तैयार किया, जिसे राजा जॉन ने जबरदस्ती स्वीकार करा लिया। यह घोषणा पत्र के अनुसार राजा को सलाहकार परिषद के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। आगे है 1485 से लेकर 1603 तक ट्यूडर वंश का शासन रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ट्यूडर वंश का शासन कब से कब तक रहा है? 1485 से लेकर 1603 तक रहा है। इस वंश का शासक अत्यंत निरंकुश थे। इस वंश के शासकों ने जनता का दमन किया, जिस कारण जनता मैग्ना कार्टा को भूल गई। अगला है 1603 से लेकर 1714 ईस्वी तक स्टुअर्ट वंश का शासन रहा है। 1485 से लेकर 1603 तक ट्यूडर वंश का और 1603 से 1714 तक स्टुअर्ट वंश का शासन रहा है। इस वंश के पहले शासक जेम्स प्रथम थे। जेम्स प्रथम के समय राजा एवं सामंत के बीच विवाद होने लगा था, क्योंकि इस अवधि में पुनर्जागरण का शुरुआत हो चुका था। जनता तथा राजा के बीच विद्रोह बढ़ता गया। जनता राजा के निरंकुशता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जेम्स प्रथम के बाद उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम बना। जेम्स प्रथम के बाद उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम के समय जनता खुल के विद्रोह करने लगी, क्योंकि चार्ल्स प्रथम नया कर लगाता था। जनता तथा राजा के बीच का विद्रोह गृह युद्ध का रूप लेने लगा था। जनता और राजा के बीच का जो विद्रोह होता था ना, वह गृह युद्ध का रूप लेने लगा था। इंग्लैंड के इस गृह युद्ध 2 गुट में बट गए थे। एक था पादरी जमींदार तथा राजा का एक गुट थे। पादरी जमींदार तथा राजा एक गुट में थे, जिन्हें कैवेलियर कहा जाता था। पादरी जमींदार तथा राजा एक गुट में थे, जिन्हें कैवेलियर कहा जाता था। जनता व्यापारी तथा संसद एक गुट में थे। जिन्हें कि राउंड हेड कहा जाता था। पादरी जमींदार तथा राजा एक गुट में थे, जिसे कैवेलियर कहा जाता था। जनता व्यापारी तथा संसद एक गुट में, जिसे कि राउंड हेड कहा जाता था। जनता का नेतृत्व क्रोमवेल कर रहा था। जनता का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्रोमवेल कर रहा था। और इस गृह युद्ध में जनता ने चार्ल्स प्रथम को पकड़कर, जनता का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्रोमवेल कर रहा था। और इस गृह युद्ध में जनता ने चार्ल्स प्रथम को पकड़कर 30 जनवरी 1649 को फांसी दे दिया। चार्ल्स प्रथम के बाद इंग्लैंड का राजा
क्रोमवेल को बनाया गया। चार्ल्स प्रथम के बाद इंग्लैंड का राजा कौन बना? क्रोमवेल को बनाया गया। प्रारंभ में क्रोमवेल संसद के अनुसार कार्य कर रहा था। जब क्रोमवेल शासक बना तो संसद के अनुसार कार्य कर रहा था, किंतु धीरे धीरे क्रोमवेल भी निरंकुश होने लगा। फलस्वरूप जनता शीघ्र ही क्रोमवेल के शासन से उब गई। क्रोमवेल प्यूरितन धर्म को मानता था। क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोमवेल किस धर्म को मानता था, तो आंसर हो जाएगा प्यूरितन। क्रोमवेल प्यूरितन धर्म को मानता था और वह जनता पर जबरदस्ती इस धर्म को थोपने लगा। अंततः जनता क्रोमवेल को हटाकर चार्ल्स द्वितीय को राजा बना दिया। क्रोमवेल के बाद किसने बना? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय प्रारंभ में अच्छे शासन करता था, किंतु वह भी धीरे धीरे निरंकुश होने लगा था। जो भी शासक बनता था वो पहले आपको संसद के अनुसार यानी अच्छा शासन करता था, बाद में दोगलापनी करने लगता था। क्रोमवेल भी, उसके बाद चार्ल्स द्वितीय भी। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय राजा बना। जेम्स द्वितीय के शासक बनते ही वह निरंकुश हो गया और वह अपने विद्रोहियों को ही दमन करने लगा था। और इंग्लैंड, अगला है, इंग्लैंड की संसद ने हॉलैंड के राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज, इंग्लैंड की संसद ने हॉलैंड के राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज तथा जेम्स की पुत्री मेरी को संयुक्त रूप से इंग्लैंड का शासक नियुक्त कर दिया। जो इंग्लैंड की संसद थी वह इंग्लैंड के राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज और जेम्स की पुत्री मैरी का विवाह किया और संयुक्त रूप से इंग्लैंड का शासक नियुक्त कर दिया था। और हॉलैंड का राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज अपने 15,000 सैनिकों के साथ इंग्लैंड में प्रवेश करने पर इंग्लैंड की जनता ने उसका स्वागत किया था। और जेम्स द्वितीय विलियम ऑफ ऑरेंज के डर से इंग्लैंड छोड़कर भाग गया। जेम्स द्वितीय जो शासक था वह विलियम ऑफ ऑरेंज के डर से इंग्लैंड छोड़कर भाग गया था। इस प्रकार 1688 ईस्वी में बिना रक्त बहाए है इंग्लैंड की क्रांति सफल हो गई थी। इसलिए इंग्लैंड क्रांति को रक्तहीन क्रांति या गौरवमय क्रांति भी कहा जाता है। इंग्लैंड क्रांति का क्या प्रभाव था तो देखते हैं। राजा तथा संसद के बीच के विवाद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड की क्रांति जो थी ना, वह राजा और संसद के बीच का जो विवाद होता था उसको समाप्त कर दिया था और राजा को औपचारिक प्रधान बनाया गया था। राजा तथा संसद के अधिकारों को निर्धारित किया गया था। और इसका घोषणा पत्र देखते हैं 1689। इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा संसद के बिना अनुमति न कोई कानून बना सकता था, न ही पुराने कानून को समाप्त कर सकता था। राजा बिना संसद की अनुमति कोई नया कर नहीं लगा सकता था। इस घोषणा के अंतर्गत राजा संसद के बिना अनुमति न कोई कानून बना सकता था, न ही पुराना कानून को समाप्त कर सकता था। राजा बिना संसद की अनुमति कोई नया कर भी नहीं लगा सकता था। और आगे है, वित्त तथा सेना संसद के नियंत्रण में होगी, यह घोषणा पत्र के अंतर्गत कहा गया। और इंग्लैंड की क्रांति विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति कौन थी? इंग्लैंड की क्रांति थी। इंग्लैंड की क्रांति कब हुई? 1688 में हुआ था। इसे गौरवमय क्रांति, उसके बाद रक्तहीन क्रांति, श्वेतहीन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में एक भी बूंद रक्त नहीं बहा था, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि रक्तहीन क्रांति किसे कहा जाता है, गौरवमय की क्रांति किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड की क्रांति कहा जाता है। इंग्लैंड की क्रांति 1688 में हुआ था और इंग्लैंड की क्रांति विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति थी। और अगला है, इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य कारण राजा तथा संसद के बीच सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, इंग्लैंड की क्रांति क्यों हुआ था? तो आंसर होगा कि वहाँ के राजा तथा संसद के बीच सत्ता प्राप्त करने को संघर्ष को लेकर हुआ। और यह हुआ पूरा औद्योगिक क्रांति और इंग्लैंड क्रांति हुआ समाप्त। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह से देखे होंगे और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।